कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये नेशनल चैंपियनशिप है, कोई गांव का मेला नहीं। चल पीछे हट। साहब मेरे पास भी बुलावा है, मुझे अंदर जाने दीजिए। अरे भाई लोग देखो, इसके पास तो जूते खरीदने के पैसे नहीं है। ये 70 मीटर दूर निशाना क्या खाक लगाएगा? निशाना जूतों से नहीं, जिगरे और नजर से लगाया जाता है साहब। बहुत बोल लिया तूने। ठीक है, अब देखते हैं तेरी इस बांस की लकड़ी में कितना दम है। अगर तू पहले राउंड से बाहर नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। यह कहानी एक ऐसे तीर की है जो कमान से नहीं बल्कि एक घायल कलेजे से निकला था। यह कहानी उस एकलव्य की है जिसने बिना अंगूठा काटे पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। आज आप देखेंगे कि जब कार्बन फाइबर का लाखों रुपए का धनुष फेल हो जाता है तो जंगल के बांस से बना एक मामूली धनुष कैसे इतिहास रचता है। क्या एक आदिवासी लड़का जिसके पास पहनने को जूते नहीं हैं, वो देश के ओलंपिक चैंपियन को हरा सकता है? यह मुकाबला अमीरी और गरीबी का नहीं है, यह मुकाबला अहंकार और संस्कार का है। अगर आप भी मानते हैं कि हुनर किसी की जागीर नहीं होता तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मैं हूं आपका रोनी भाई। चलिए चलते हैं उस मैदान में जहां आज एक जंगल का शेर शिकार करने उतरा है। दिल्ली का नेशनल स्टेडियम आज एक अलग ही रंग में रंगा हुआ था। देश भर से आए हुए अमीर और रईस लोग वीआईपी बॉक्स में बैठे थे। एसी चल रहा था और उनके हाथों में विदेशी पानी की बोतलें थीं। आज नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का फाइनल था, यानी तीरंदाजी का महाकुंभ। मैदान के बीचों बीच रंग बिरंगे टारगेट लगे हुए थे और वहां खड़े थे देश के बेहतरीन तीरंदाज। हर खिलाड़ी के बदन पर ब्रांडेड जर्सी थी, आंखों पर महंगे चश्मे थे और उनके हाथों में जो धनुष थे वो कोई आम लकड़ी के नहीं थे। वो कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम के बने आधुनिक मशीन थे जिनकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए थी। इन धनुषों में दूरबीन लगी थी, स्टेबलाइजर लगे थे जो हवा की गति तक बता देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये खिलाड़ी इंसान नहीं रोबोट हों। इस भीड़ में सबसे ज्यादा अकड़ अगर किसी में थी तो वो था आर्यन सिंघानिया। आर्यन पिछले 2 साल से नेशनल चैंपियन था और ओलंपिक में भी जा चुका था। उसके पिता इस स्पोर्ट्स फेडरेशन के सबसे बड़े डोनर थे। आर्यन के हाथ में जो धनुष था वो अमेरिका से मंगाया गया था, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। वो अपनी कलाई पर पसीना पोंछने वाला बंड बांध रहा था और अपने कोच से हंसते हुए बात कर रहा था। उसे पता था कि आज का गोल्ड मेडल उसी के गले में आने वाला है, क्योंकि उसके टक्कर में कोई नहीं था। लेकिन तभी स्टेडियम के एंट्री गेट पर एक हंगामा हुआ। सिक्योरिटी गार्ड किसी को अंदर आने से रोक रहे थे। भाग यहां से, यह कोई सर्कस नहीं है जहां तू अपना तमाशा दिखाएगा, एक गार्ड चिल्लाया। साहब मेरा नाम भीरा है, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मुझे अंदर जाने दो। एक पतली और सख्त आवाज आई। आर्यन और बाकी खिलाड़ियों का ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने देखा कि गार्ड एक आदिवासी लड़के को धक्का दे रहे हैं। उस लड़के का बदन गठीला था, रंग पक्का तांबे जैसा था और उसने कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक धोती लपेटी हुई थी। उसके पैरों में जूते नहीं थे, तलवे फटे हुए थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके कंधे पर कोई विदेशी धनुष नहीं बल्कि जंगल के बांस से बना एक पुराना और टेढ़ा मेढ़ा धनुष लटका था और उसकी पीठ पर तरकश की जगह बांस की एक टोकरी थी जिसमें पक्षी के पंख लगे हुए तीर थे। आर्यन जोर से हंसा और अपने साथियों से बोला, देखो भाई लोग, अब ये जंगली भी हमसे मुकाबला करेंगे। लगता है ये रास्ता भटक कर जंगल से शहर आ गया है। ए लड़के, यहाँ चिड़िया नहीं मारनी है, ये नेशनल चैंपियनशिप है, निकल यहां से। भीरा ने गार्ड का हाथ झटक दिया और अपनी जेब से एक मुड़ा थोड़ा कागज निकाला। ये देखो साहब, कोच सिन्हा साहब ने मुझे बुलाया है, मेरा नाम लिस्ट में है। तभी वहां कोच सिन्हा दौड़ते हुए आए। कोच सिन्हा एक पुराने और ईमानदार कोच थे जिन्हें फेडरेशन ने साइडलाइन कर दिया था। उन्होंने गार्ड को डांटा, हटो, इसे अंदर आने दो, यह मेरा स्टूडेंट है। आर्यन ने कोच सिन्हा का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सिन्हा सर, रिटायरमेंट की उम्र में अब आप इन आदिवासियों को ट्रेन कर रहे हैं क्या? अरे भाई लोग देखो, इसके पास तो जूते खरीदने के पैसे नहीं है। ये 70 मीटर दूर निशाना क्या खाक लगाएगा? निशाना जूतों से नहीं, जिगरे और नजर से लगाया जाता है साहब। बहुत बोल लिया तूने। ठीक है, अब देखते हैं तेरी इस बांस की लकड़ी में कितना दम है। अगर तू पहले राउंड से बाहर नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। कंपटीशन शुरू हुआ। अनाउंसर ने घोषणा की कि पहला राउंड 70 मीटर का होगा। हवा थोड़ी तेज चल रही थी, जो तीरंदाजों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। आर्यन ने अपना हाईटेक धनुष उठाया। उसने अपनी दूरबीन से टारगेट को देखा। उसके धनुष में लगे सेंसर ने हवा की गति नापी और उसने बड़े आराम से तीर छोड़ा।
सन और तीर सीधा टारगेट के बीचों बीच पीले गोले में लगा। परफेक्ट 10। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। आर्यन ने पीछे मुड़कर भीरा की तरफ देखा और एक व्यंग्य भरी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो कि बेटा यह लेवल है मेरा। अब बारी भीरा की थी। जब भीरा लाइन पर आया तो दर्शक हंसने लगे। कोई सीटी बजा रहा था तो कोई कह रहा था कि यह तो कॉमेडी शो चल रहा है। भीरा ने अपना बांस का धनुष उठाया। उसमें कोई दूरबीन नहीं थी, कोई बैलेंस रोड नहीं थी, कोई क्लिकर नहीं था। यह बस एक सूखी लकड़ी थी और जानवर की आंत से बनी डोरी। भीरा ने आंखें बंद की। उसने हवा को अपने गालों पर महसूस किया। उसके नथुने फड़फड़ाए जैसे कोई जानवर हवा में गंध सूंघता है। उसने जमीन की मिट्टी को अपने नंगे पैरों से महसूस किया। उसने एक गहरा सांस लिया और तीर चढ़ाया। उसकी कमान चरचराई चर्रर। लोग हंस रहे थे कि अभी यह धनुष टूट जाएगा, लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी आवाज आई, जैसे हवा को किसी ने चीर दिया हो। शू। भीरा का तीर निकला और सीधा जाकर आर्यन के तीर के बिल्कुल बगल में धंस गया, टारगेट के बिल्कुल बीचों बीच बुलसॉय। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जो लोग हंस रहे थे उनके मुंह खुले रह गए। अनाउंसर भी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर चिल्लाया, 10 पॉइंट्स। यह अविश्वसनीय है, एक देसी धनुष से परफेक्ट 10। आर्यन का मुंह उतर गया। उसे लगा यह शायद तुक्का है। उसने कोच से कहा, सर हवा का झोंका आया होगा इसलिए लग गया, अगली बार नहीं लगेगा। लेकिन भीरा का तुक्का नहीं था, यह उसकी तपस्या थी। राउंड दर राउंड खेल आगे बढ़ता गया। बाकी खिलाड़ी बाहर होते गए, लेकिन भीरा और आर्यन के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। आर्यन मशीनों के दम पर सटीक निशाने लगा रहा था और भीरा अपनी रूह के दम पर धीरे धीरे भीड़ का मजाक सम्मान में बदलने लगा। लोग अब आर्यन का नहीं भीरा का नाम चिल्ला रहे थे, कम ऑन भीरा दिखा दे। इनको हर बार जब भीरा अपना बांस का धनुष उठाता तो पूरा स्टेडियम सांस रोक लेता। फाइनल राउंड आ गया। स्कोर बराबर था। आर्यन और भीरा दोनों के अंक समान थे। अब फैसला आखिरी 3 तीरों पर होना था। लेकिन तभी मौसम ने करवट ली। अचानक आसमान काला हो गया और बहुत तेज आंधी चलने लगी। धूल उड़ने लगी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े झंडे फड़फड़ाने लगे। आर्यन घबरा गया। उसने अपने कोच से कहा, सर इतनी हवा में सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, स्कोप हिल रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें मैच रोकना चाहिए। जजों ने आपस में बात की, लेकिन नियम के अनुसार मैच रोका नहीं जा सकता था। यह सबके लिए बराबर था। आर्यन ने झुंझलाते हुए अपना तीर चलाया। हवा के झोंके ने तीर को दिशा से भटका दिया और तीर 8 नंबर के सर्कल में लगा। आर्यन ने गुस्से में अपना धनुष जमीन पर पटक दिया। यह चीटिंग है, इतनी हवा में कोई कैसे खेल सकता है। अब भीरा की बारी थी। उसे जीतने के लिए 9 या 10 अंक चाहिए थे। हवा इतनी तेज थी कि भीरा का पतला शरीर डगमगा रहा था। उसकी आंखों में धूल जा रही थी। उसने अपना तीर चढ़ाया, लेकिन हवा उसके धनुष को हिला रही थी। कोच सिन्हा ने चिल्लाकर कहा, भीरा रुक जा, हवा कम होने का इंतजार कर, अभी मत चला। लेकिन भीरा को अपने दादाजी की बात याद आ गई। बेटा, जब जंगल में तूफान आता है तो शिकार छिपता नहीं है, तूफान का हिस्सा बन जाता है। हवा से लड़ मत, हवा के साथ बह। भीरा ने टारगेट को देखना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने हवा की सरसराहट सुनी। उसने महसूस किया कि हवा किस तरफ बह रही है। उसने अपने धनुष को टारगेट की सीध में नहीं बल्कि हवा की दिशा में थोड़ा तिरछा किया। यह पागलपन था बिना देखे। और भीरा ने टारगेट को देखने बंद कर दिया। टारगेट से दूर निशाना लगाना। सब चिल्ला रहे थे, अरे कहां मार रहा है, टारगेट सीधा है। लेकिन भीरा अपनी दुनिया में था। उसने अपनी सांस रोकी, दिल की धड़कन को थाम लिया और जैसे ही हवा का एक तेज झोंका आया, उसने तीर छोड़ दिया। तीर हवा में लहराया। ऐसा लगा जैसे वो बाहर जा रहा है, लेकिन तभी हवा ने उसे मोड़ा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे रास्ता दिखाया हो। तीर सांप की तरह हवा को काटता हुआ गया और थक। बुलसॉय बिल्कुल बीचों बीच। कैमरा जूम हुआ। तीर आर्यन के तीर को चीरता हुआ अंदर घुस गया था। स्टेडियम में एक विस्फोट हुआ। तालियों का शोर इतना तेज था कि बादल भी गरजने लगे। भीरा ने अपनी आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा। उसने हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को धन्यवाद दिया। कोच सिन्हा दौड़ते हुए आए और भीरा को गले लगा लिया। रोते हुए बोले, तूने कर दिखाया मेरे शेर, तूने कर दिखाया। आर्यन अपनी जगह पर बुद्ध बना खड़ा था। उसका 20 लाख का धनुष और विदेशी ट्रेनिंग आज एक बांस की लकड़ी के सामने घुटने टेक चुकी थी। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जजों ने एक ऐलान किया। स्कोर में कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी और नियम के मुताबिक अगर फाइनल में इतना करीबी मामला हो तो एक गोल्डन एरो यानी एक आखिरी तीर से फैसला होगा और इस बार टारगेट और भी मुश्किल होगा। जज ने कहा, इस बार टारगेट 70 मीटर दूर रखा
एक छोटा सा सिक्का होगा जो उस सिक्के को भेद देगा, वही असली विजेता होगा। यह असंभव जैसा था। 70 मीटर दूर से एक छोटा सा सिक्का दिखना भी मुश्किल था। आर्यन ने मना कर दिया, मैं नहीं खेल सकता, यह पागलपन है। इतनी दूर से सिक्का किसी को नहीं दिखेगा। यह किस्मत का खेल है, हुनर का नहीं। भीरा आगे आया, उसने माइक लिया और कहा, मैं तैयार हूं। आर्यन हंसा, पागल है क्या, तुझे दिखाई भी नहीं देगा? भीरा ने कहा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे महसूस होता है। जजों ने अनुमति दी। आर्यन को भी मजबूरी में आना पड़ा। पहले आर्यन ने कोशिश की, उसने बहुत देर तक निशाना साधा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसने तीर छोड़ा और तीर सिक्के के पास से गुजर गया। बहुत करीब था, लेकिन लगा नहीं। अब भीरा की बारी थी। यह उसका आखिरी मौका था दुनिया को साबित करने का कि आदिवासी पिछड़े नहीं होते, वो बस संसाधनों से वंचित होते हैं। भीरा ने अपनी तरकश से अपना सबसे अच्छा तीर निकाला, जिसके पीछे मोर का पंख लगा था। स्टेडियम में इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आए। भीरा ने धनुष उठाया। उसने उस सिक्के को देखा जो धूप में चमक रहा था। उसने सोचा, यह सिक्का वो पैसा है जिसकी वजह से मेरे गांव के लोग भूखे मरते हैं। ये वो अमीरी है जिसने हमें हमेशा नीचे रखा। आज मुझे इस सिक्के को नहीं, इस भेदभाव को भेदना है। उसने प्रत्यंचा खींची। उसकी मांसपेशियों का एक एक रेशा तन गया। उसने इस बार हवा का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी रूह की ताकत लगा दी और तीर छोड़ दिया। तीर एक सीधी लकीर की तरह गया, सनसनाता हुआ, और अगले ही पल एक धातु के टकराने की आवाज आई, टन। सिक्का हवा में उछला, उसके बीचों बीच छेद हो चुका था। तीर उसे लेकर पीछे लगे बोर्ड में जा धंसा। असंभव, यह शब्द हर किसी के मुंह से निकला। कमेंटेटर अपनी कुर्सी से गिर गया। आर्यन जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। भीरा ने अपना धनुष नीचे रखा। उसने कोई जश्न नहीं मनाया। वो शांत खड़ा था, जैसे उसने कोई बड़ा काम नहीं, बस अपना फर्ज निभाया हो। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उसे सलाम कर रहा था। बड़े बड़े मंत्री और अफसर जो कल तक उसे अंदर आने से रोक रहे थे, आज उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। प्राइज सेरेमनी में जब भीरा को पोडियम के सबसे ऊपर खड़ा किया गया और राष्ट्रगान बजा, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे गोल्ड मेडल पहनाया गया। आर्यन दूसरे नंबर पर खड़ा था। उसने भीरा की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, भाई तूने मुझे हरा दिया, तेरी लकड़ी में जादू है। भीरा ने माइक लिया और जो उसने कहा वो आज भी इतिहास में दर्ज है। उसने कहा, साहब ये जादू लकड़ी में नहीं है, ये जादू पेट की आग में है। आप लोग मेडल के लिए खेलते हो, हम जीवन के लिए खेलते हैं। जब निशाना चूकने पर जान जाने का डर हो तो निशाना कभी नहीं चूकता। यह मेडल मेरा नहीं है, यह मेरे जंगल का है, मेरे उन भाइयों का है जिन्हें आप लोग अनपढ़ समझते हो। बस हमें मौका दीजिए, हम आसमान के तारे भी तोड़ लाएंगे। उस दिन भीरा ने सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता, उसने करोड़ों उम्मीदें जीती। उसने बता दिया कि अगर जज्बा हो तो बांस की लकड़ी भी AK-47 से ज्यादा घातक हो सकती है, और नंगे पैर पहनने वाला भी दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा हो सकता है। दोस्तों, भीरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने अभावों को अपनी कमजोरी मत बनने दो। तुम्हारे पास जो है उसी को अपना हथियार बनाओ। दुनिया संसाधनों से नहीं, साधना से जीती जाती है। अगर इस आदिवासी एकलव्य की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके दुनिया को बता दो कि भारत का असली टैलेंट कहां बसता है। कमेंट में अपने शहर का नाम और जय हिंद जरूर लिखें। मैं रोनी भाई फिर मिलूंगा एक और जोश भरी कहानी के साथ। तब तक निशाना साधे रखो।